हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ राजनीति के विकास के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम पढ़ते हैं राजनीतिक विकास की अवधारणा। क्या होता है राजनीतिक विकास, कैसे ये आगे बढ़ता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके सूत्रपात के बारे में। 1960 के दशक में अमेरिका में प्रिंसटन विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इसका सूत्रपात हुआ। मतलब अमेरिका के अंदर जो प्रिंसटन विश्वविद्यालय है उसमें जो राजनीति विज्ञान का विभाग है वहाँ पर इसका सूत्रपात हुआ। ये किसकी देन है? ये उदारवादी परंपरा की देन है। अब हम पढ़ते हैं राजनीतिक विकास का अर्थ। देखिए, विकासशील राज्य विकसित देशों की विशेषताएं अर्जित कर लेता है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि विकासशील राज्य कौन से होते हैं। विकासशील राज्य वो होते हैं जो नए नए जो है स्वतंत्र हुए हैं या जिनमें पूर्ण विकास नहीं हुआ है। अब विकास कौन सा? राजनीतिक पैमाने का विकास। इसमें क्या है कि वहाँ पर लोग निर्धन होते हैं, अनपढ़ होते हैं, उनको जो है बेरोजगारी होती है, तो वो राजनीति की तरफ उनका जो ध्यान है वो कम होता है। उन्हें नहीं पता कौन सी सरकार बनानी है, किसको हम अपना समर्थन दें। वो बस अपने जो है रोटी कपड़ा और मकान में ही लगे रह जाते हैं। तो मेन चीज़ क्या है यहाँ पर कि ऐसे देश जब इन विकसित देशों की विशेषताएं अर्जित कर लें तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? राजनीतिक विकास। अब ये विकासशील राज्य कौन सी विशेषताएं अर्जित करेंगे? देखिए, लोकतंत्र का विकास। पहले तो ऐसे राज्यों में लोकतंत्र का विकास होना चाहिए, वहाँ के लोगों को पता होना चाहिए कि लोकतंत्र क्या है, उसका क्या महत्व है। दूसरा, उन लोगों को राजनीतिक सहभागिता, वो राजनीति में भाग लेना शुरू करें। वहाँ की जो जो एक्टिविटी है राजनीति की, वो उसमें जो है मन मर्जी से सहभागिता करें, ना कि किसी के दबाव में। ठीक है। फिर क्या है? जागरूकता में वृद्धि। इन देशों के लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, कौन सी पार्टी सही है, कौन सी नहीं है, हमें किसको वोट देनी है, किसको सत्ता में लाना है, कौन हमारा विकास कर सकता है, ऐसी इनमें जागरूकता होनी चाहिए। एक जो है यहाँ का जो मीडिया है वो क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए, वो किसी भी सरकार के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। और वहाँ की जितनी भी जो संस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं, उनमें दिन प्रतिदिन वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है। अगर ये सारी विशेषता, ये सभी कहाँ है? विकसित देशों में है। अगर ये सारी विशेषता विकासशील राज्य में आ जाती है तो वहाँ राजनीतिक विकास माना जाएगा। अब हम पढ़ते हैं राजनीतिक विकास के उद्देश्य। देखिए, विकासशील देशों की राजनीतिक प्रक्रिया का विश्लेषण करना ताकि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को विश्व स्तरीय आधार प्रदान किया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो विकासशील देश हैं उनकी जो भी राजनीतिक प्रक्रिया है, राजनीतिक प्रक्रिया क्या होती हैं? राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक मूल्य, राजनीतिक जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, वो सभी इसके अंतर्गत आती हैं। उन सभी का विश्लेषण करना। क्यों करना? ताकि उनकी तुलना की जा सके किसके साथ? विकसित राष्ट्रों के साथ, कि इनमें क्या कमियां रही विकासशील देशों में कि वो विकसित राष्ट्रों के बराबर राजनीतिक विकास नहीं कर पाई। ठीक है। तो इनका जो तुलनात्मक अध्ययन है उसको विश्व स्तरीय आधार प्रदान करना। विश्व स्तरीय मतलब कि जितने भी विकसित राष्ट्र हैं उनकी विकासशील देशों के साथ तुलना करना। अब पढ़ते हैं इसके विचारक। इसमें रास्ट्रोव, कोलमैन, लार्नर, गन्नार मिर्डल, रिंग्स, विडर, आमंड और आर्गेन्स्की जैसे विचारक इसके समर्थक हैं। अब देखिए, जो विचारक हैं उन्होंने जो है कई देशों का भ्रमण किया और राजनीतिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन किया। तो उनमें मुख्यतः कौन कौन है? विनर ने भारत का किया, विंडर ने पाकिस्तान का, एप्टर ने घाना का, पाई ने म्यांमार का, रिंग्स ने चीन, थाईलैंड और श्रीलंका का तुलनात्मक अध्ययन किया। और एक नतीजे पर वो पहुंचे, वो आगे मैं बताती हूँ कि किस नतीजे पर वो पहुंचे। लेकिन यह बहुआयामी प्रक्रिया है, इसमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अग्रगामी परिवर्तन होते हैं। कहने का क्या मतलब है कि राजनीतिक विकास से खाली जो है राजनीति से ही व्यक्तियों का जीवन प्रभावित नहीं होता। राजनीति में अगर कोई भी परिवर्तन आता है तो व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी पक्ष जो है उनमें अग्रगामी क्या होता है? आने वाले समय में भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब देखिए, जो मैन इसका विचारक है लुसियन पाई, वो क्या है? राजनीतिक विकास सिद्धांत के पिता या जनक, कुछ भी आप कह सकते हो, हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इसके ऊपर। किसके ऊपर? राजनीतिक विकास के ऊपर। कौन सी पुस्तक थी ये? एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ये 1966 में लिखी गई थी।
आइए अब जान लेते हैं कि राजनीतिक विकास के संबंध में जो विद्वानों ने तुलनात्मक अध्ययन किया तो उन्होंने जो है राजनीतिक विकास के बारे में अध्ययन करने के बाद क्या क्या कहा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लुसियन पाई हैं उन्होंने इन विद्वानों के विचारों को परिभाषा संकट कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि हर विद्वान की राजनीतिक विकास के ऊपर अलग अवधारणा है, अलग सोच है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पर्ट, इमर्सन, कोलमैन और कटराइट की। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जहां पर आर्थिक विकास है वहां पर राजनीतिक विकास है। लेकिन लुसियन पाई ने क्या कहा कि खाली आर्थिक विकास से जो है राजनीतिक विकास परिपूर्ण नहीं होता है। दूसरा क्या है कि राष्ट्रों ने क्या कहा कि औद्योगिक विकास जहां पर है वहां पर राजनीतिक विकास है। लेकिन लुसियन पाई ने इसका भी खंडन किया और कहा कि खाली औद्योगिक विकास से राजनीतिक विकास संभव नहीं है। राजनीतिक विकास के लिए काफ़ी आयाम होते हैं जिनमें परिपूर्ण होना आवश्यक है। उसके बाद आता है एप्टर और लिपसेट। इन्होंने राजनीतिक आधुनिकीकरण को जो है राजनीतिक विकास का दर्जा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। लुसियन पाई कहते हैं कि आधुनिकीकरण में हम बहुत कुछ खो रहे हैं, इसको हम विकास नहीं कह सकते। उसके बाद आता है ला पालम्बरा। इन्होंने कहा कि जहाँ लोकतंत्र है वहां पर राजनीतिक विकास है, लेकिन ऐसा नहीं है। खाली लोकतंत्र स्थापित करने से जो है राजनीतिक विकास संभव नहीं है। उसके बाद आते हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने क्या कहा कि जहां पर प्रशासनिक और कानूनी विकास है वहां पर क्या है? राजनीतिक विकास है, लेकिन ये भी संभव नहीं है। कहने का क्या मतलब है कि खाली आर्थिक विकास या औद्योगिक विकास या आधुनिकीकरण से जो है राजनीतिक विकास नहीं होता। राजनीतिक विकास जो है हर आयाम में होना चाहिए, तभी उसको जो है राजनीतिक विकास माना जाता है। लेकिन लुसियन पाई के कुछ अलग ही विचार है। उसने राजनीतिक विकास के कुछ अलग ही लक्षण और विशेषताएं बताई हैं। तो लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के 3 लक्षण बताए हैं। आप उन्हें विशेषताएं भी कह सकते हो। ये कौन कौन से हैं? समानता, क्षमता और विभेदीकरण। समानता है वो जनता के संदर्भ में बताया है। आप सभी जानते हो पहले क्या था? राजतंत्र था, धीरे धीरे उसमें विकास होता गया और वो लोकतंत्र में बदल गया। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र में जो जनता है वो कैसी होनी चाहिए? वो समानता पर आधारित होनी चाहिए। समानता क्या कि एक तो वो नागरिक जो है, जो जनता है, वो सहभागिता दे अपनी, कहाँ पर? राजनीतिक विकास में, यानी राजनीति में वो एक्टिव रहे जनता। उन्हें पता होना चाहिए कौन व्यक्ति सही है, कौन गलत है, किसको वोट देनी है, कैसे खड़ा होना है, किसको जो है समर्थन देना है, ये सब होना चाहिए। दूसरा क्या है? उनमें कानूनी समानता होनी चाहिए। सभी जो है कानून की नज़र में, कानून के समक्ष समान होने चाहिए और कानून को सभी का संरक्षण करना चाहिए। दूसरा है क्षमता। ये बताया उसने सरकार के संदर्भ में कि सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार में क्या क्षमता होनी चाहिए। क्या है कि जो सार्वजनिक मामलों का निवारण या नियंत्रण, ये कहता है कि जो सरकार है उसे जो सार्वजनिक मामले हैं उनका निवारण करना चाहिए, या फिर वो ऐसे हों कि उसको नियंत्रण में रख सके, ऐसा होना चाहिए। दूसरा है जनता की नई मांगे। क्या है कि इसमें सरकार जो है जनता की नई नई मांगों को पूरा करने का प्रयास करती है। अगर मांगे उचित हैं तो सरकार उनको पूरा करने की क्षमता रखती हो, और अगर मांगे अनुचित है तो सरकार जो है उन पर नियंत्रण रखने की क्षमता रखती हो, ऐसा जो है लुसियन पाई ने कहा। तीसरा है विभेदीकरण। ये क्या है? ये संरचनाओं के संदर्भ में है। क्या है कि जो भी राजनीतिक प्रणाली हैं उनमें विभिन्न कार्य करने के लिए स्पष्ट संरचनाएं हों और उनका परस्पर समन्वय हो। इसमें क्या कहना चाहता है कि जब भी कोई काम हो तो उसके लिए अलग अलग जो है प्रणालियां हो, अलग अलग संरचना हो। जैसे हमारी सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका। तो सब अलग अलग हैं और सब अपना अपना कार्य उचित तरीके से करे, और जो भी वो कार्य करे वो क्या हो? स्पष्ट हो। ठीक है कि ये काम इसको ही करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है? और उनका परस्पर समन्वय हो और वो आपस में जो है मिलके कार्य करने वाले हो, मतलब उनमें कोई भी विवाद ना हो। इसके बाद एक विद्वान आते हैं आर्गेन्स्की। इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इसका क्या अर्थ होता है? राजनीतिक विकास के चरण। तो इन्होंने क्या बताया कि राजनीतिक विकास के 4 चरण हैं। सबसे पहला है आदिम एकीकरण की राजनीति। आदिम क्या? ये सबसे प्रारंभिक चरण है। इसमें उन्होंने बताया कि जब राज्य का विकास हुआ था ये उस समय का है। इसमें जो राज्य के 4 तत्व हैं, भूभाग, जनसंख्या और सरकार तथा प्रभु सत्ता, इसका एकीकरण हुआ था और राज्य बना था। ठीक है। दूसरा जो चरण है वो है औद्योगिकरण की राजनीति। इसमें समाज कई वर्गों में बट गया था। कौन से में? निम्न वर्ग,
वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, ठीक है, इस प्रकार सभी में बट गया था। और इस प्रकार बट के जो है हमारे समाज के अंदर जो है उद्योगपति, व्यापारी, श्रमिक वर्ग जो है उत्पन्न हो गया। तो हम कह सकते हैं कि औद्योगिकरण में क्या हुआ, समाज कई वर्गों में बट गया। तीसरा आया राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति का चरण। इसमें क्या है कि जो उत्पादन एवं वितरण के साधन हैं उनसे राष्ट्र क्या करेगा, जनता का कल्याण करेगा, यानी वो जो पैसा है, जो संसाधन है, वो जनता के कल्याण में लगाएगा। और जो आखिरी है वो है समृद्धि की राजनीति, यानी कि पूर्ण आधुनिकीकरण। इसमें क्या है कि हर व्यक्ति समृद्ध होगा, सबके पास पैसा आएगा, और मतलब कहने का क्या है कि जो पूर्ण आधुनिकीकरण आ जाएगा वो जो है ये चरण माना जाएगा। अब हम पढ़ लेते हैं राजनीतिक विकास के साधन। सबसे पहला है राजनीतिक दल। क्या है कि आप सभी को पता है कि राजनीतिक दल के माध्यम से ही सरकार चलती है, ठीक है। किसी भी देश का शासन राजनीतिक दलों के माध्यम से चलता है। उसके सत्ता में राजनीतिक दल होते हैं, उसके विपक्ष में राजनीतिक दल होते हैं। अगर सत्ता में सही राजनीतिक दल है या विपक्ष में सही राजनीतिक दल बैठा है तो राजनीतिक विकास संभव है। दूसरा है राजनीतिक सहभागिता। क्या है कि कई बार क्या होता है कि जनता बिल्कुल भी राजनीति में विश्वास नहीं रखती, कोई रुचि नहीं लेती। अगर जनता सही रूप से राजनीतिक सहभागिता करे, राजनीति के हर कार्यों में भाग ले, तो वो क्या करेगी, वो सही व्यक्ति को जो है सत्ता में भेजेगी, जिससे क्या होगा, राजनीति का विकास होगा। तीसरा क्या है, राष्ट्रीय भावना का विकास। अगर लोगों के अंदर व्यक्तिगत भावना से ज़्यादा राष्ट्रीय भावना प्रबल है तो वो राष्ट्र के बारे में सोचेंगे और हर राजनीतिक जो सहभागिता है उसमें भाग लेंगे। उसके बाद आते हैं जागरूक जनता। कई जगह क्या होता है कि अनपढ़ता, अशिक्षा के कारण जनता जो है जागरूक नहीं होती। वहाँ किसी दल की सरकार बने, वो कोई भी कार्य करे, जनता को कोई लेना देना नहीं होता, तो वो व्यक्ति अपने हिसाब से राजनीति को चलाते हैं। इस प्रकार वहाँ जो विकास बिल्कुल संभव नहीं है। तो अगर राजनीतिक विकास करना है तो जागरूक जनता का होना अनिवार्य है। अगला है नेता। नेता जो है जैसा नेता होगा वैसा ही राजनीतिक विकास होगा। फॉर एग्जाम्पल इंदिरा गांधी ने एक भाषण दिया था गरीबी हटाओ का नारा, जिससे पूरे देश में क्रांति आ गई थी और बिल्कुल जो है देश के अंदर एक अलग ही विचारधारा का प्रवाह होने लगा था। इसलिए नेता पे बहुत डिपेंड करता है कि नेता कैसा है। जैसा नेता होगा वैसा ही विकास होगा। अगर नेता सही है तो देश के अंदर सही कार्य होंगे। अगर नेता जो है बिल्कुल कार्य नहीं करने वाला है, सुस्त है, तो देश बिल्कुल पिछड़ जाएगा। उसके बाद आती है नौकरशाही। क्या है कि जो हमारे प्रशासन में जो भी व्यक्ति बैठे हैं उन्हें पता है कि हमारी राजनीति के अंदर, हमारे देश के अंदर कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, कैसे कैसे कार्य हो रहा है। अगर नौकरशाही जागरूक है, प्रबल है, कार्यशील है, संरचनात्मक कार्य करती है तो जो है देश का विकास संभव है। इसके बाद आता है राजनीतिक विचारधारा। जैसी जिस देश की विचारधारा होगी लोग वैसे ही जुड़ेंगे। जैसे कि पूंजीवादी विचारधारा है तो उस प्रकार से काम होगा, अगर साम्यवादी विचारधारा है तो उस प्रकार से काम होगा। तो राजनीतिक विकास के लिए उसकी जो राजनीतिक विचारधारा है वो बहुत कुछ डिपेंड करती है। 8वां पॉइंट है सेना। क्या होता है कि कई देशों के अंदर अगर सेना को लगे कि सरकार उचित रूप से कार्य नहीं कर रही है तो वो तख्ता पलट करके स्वयं शासन करती है। तो ये है हमारे राजनीतिक विकास के साधन। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बने रहिए चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।